Good morning everyone. Welcome to Civil Daily Platform. This is fifth lecture in the series of Engineering Mechanics. हम लोगों ने अभी तक 5 लेक्चर कवर किया, जिसमें कि फर्स्ट में हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन, सेकंड में हम लोगों ने फोर्स उसके इफेक्ट को, थर्ड में हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस, फोर्थ में हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक कवर कर ली। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन के बारे में। तो मोमेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेरे बताने से पहले अगर आपने क्लास 10 में फिजिक्स वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ा है तो मोमेंट आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी जब ये आपके सिलेबस में है तो मुझे इन चीज़ों को फिर से बताना होगा और फिर से कवर करके हम लोग बेसिक से देखेंगे मोमेंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग बहुत एडवांस न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। तो what is moment or moment of a force? It is the turning force. It is the turning force effect produced by a force on the body on which it acts. The moment of a force is equal to the product of force and the perpendicular distance of the point about which moment is required and the line of action of force. तो मोमेंट क्या है बेसिकली, आप यहाँ पे डेफिनेशन आपने देखा, डेफिनेशन में ये लिखा गया कि मोमेंट एक तरह का टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। टर्निंग इफेक्ट जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये किसी भी स्टेबल बॉडी को ना रोटेट कर सकता है, रोटेटिंग एक्शन में ला सकता है। तो ये इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई फोर्स, जब कोई भी अमाउंट ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसी एक फिक्स पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस में होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने इस वाले, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप डायग्राम में देखोगे कि मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, और मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये रेंचिस कंडीशन में क्या होगा, ये रोटेट करने वाले कंडीशन में होगी, ये रोटेट करना शुरू कर देगी। तो जब ये रोटेट करेगी तो इसके रोटेशन के पीछे कौन सा कॉज है? इसके रोटेशन के पीछे जो कॉज है उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट। और यहाँ पे अगर हम लोग मोमेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि कितना मोमेंट काम कर रहा है, तो आपको क्या बोलना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और इस फोर्स से या इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से अगर मैं बात करूँ ना, चलिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ तो आराम से आपको समझ आएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ पे टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, तो इस फोर्स का ना एक लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये आपको अच्छे से समझना है। अगर मैं इस फोर्स की बात करूँ तो इस फोर्स का एक लाइन ऑफ एक्शन है, और इस लाइन ऑफ एक्शन से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट तक, वो लेंथ लेंगे और ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट। ओके, मोमेंट की बात करें तो मोमेंट के लिए आपने क्या देखा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम लोग इसको लिखे P इंटू एल, तो अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे तो फोर्स के लिए यूनिट क्या हो जाती है, इट इज़ न्यूटन, और एल के लिए मीटर। तो आप इसकी यूनिट क्या बोल सकते हो, न्यूटन मीटर। कहीं कहीं पे आपको न्यूटन मिलीमीटर लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे आपको किलो न्यूटन मिलीमीटर या किलो न्यूटन मीटर लिखा रहेगा। तो इट समहाउ डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, और फोर्स और डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और उसकी यूनिट पे डिपेंड करता है कि कौन से यूनिट में फोर्स और आपका जो डिस्टेंस है वो गिवन है। तो हम लोग बेसिकली ऐसे करके फोर्स और आपके जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट को कॉम्बाइंड वे में लिखेंगे, तो ये मोमेंट की यूनिट को बताता है। अगर हम लोग बात करें मूवमेंट कितने टाइप की होती है, तो हम लोग बोलेंगे ना मूवमेंट 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये समझना है, 2 तरह की मूवमेंट है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपके डायग्राम में दिख रहा है अभी क्लॉकवाइज क्या है। क्लॉकवाइज का मतलब ऑब्वियसली यही होगा कि घड़ी की सुई की दिशा में, या ये बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, चलिए मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या है, ये फिक्स है ना। तो अगर आप इस तरफ से फोर्स लगा रहे हो, मैं अभी क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, नेग्लेक्ट करता हूँ ये सारे फोर्सेस को, और मैं सिर्फ एक फोर्स की बात करता हूँ इसको। तो ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में आपका जो बीम है वो रोटेट करने लगेगा, राइट। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, घड़ी की सुई की दिशा में। आपके जो क्लॉक में जो नीडल होते हैं वो जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। अगर मैं दूसरे फोर्स की बात करूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ, और मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ, मैं इसको भी नेग्लेक्ट कर देता हूँ।
तो ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में घुमाएगा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। तो मोमेंट को कितने टाइप का बताया जा सकता है, इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज क्लॉकवाइज, सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट O के अबाउट ये क्या है, क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो हम लोग बेसिकली जब रिजोल्यूशन ऑफ मूवमेंट करते हैं ना, ये मूवमेंट हम लोग जब एक साथ लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट को हम लोग एल्जेब्रिक सम करते हैं। एल्जेब्रिक सम करने का मतलब ये है कि एक को पॉजिटिव लेना है, दूसरे को नेगेटिव। तो जनरली हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ओके, अब अगर हम लोग आगे चलें, थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करें इसके ऊपर, तो ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को समझ आएगा। उससे पहले एक प्रिंसिपल है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, एंड द प्रिंसिपल इज वैरिग्नॉन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब ये वैरिग्नॉन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है ना कि इट स्टेट्स दैट इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant about the same point। तो अगर मैं बोलूँ मोमेंट के बारे में, तो इसके लिए ना, इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। मैं बोलता हूँ ना, आपके पास ऐसा एक बीम है, क्या है, ऐसा एक आपके पास बीम है, और बीम क्या है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अलॉन्ग फिक्स है। और अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ तो इस एंड पे ना अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरे फोर्स की बात करूं तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तीसरे फोर्स की बात करूं तो तीसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो आपको अभी क्या है, कंडीशन बताया, एंगल की वैल्यू मालूम नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, इस हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे एंगल कितने का है, ये है 90 डिग्री का, ठीक है। और ये एंगल कितने का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, और ये एंगल कितने का है, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला भी 30 डिग्री का है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैरिग्नॉन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, है ना। तो आपके सामने एक बीम है जो कि यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, और मैं यहाँ पे 3 अलग अलग फोर्सेस लगा रहा हूँ, है ना। तो पहला फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, ये लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, दूसरा फोर्स 3 किलो न्यूटन का, तीसरा फोर्स 7 किलो न्यूटन का। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मोमेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 3 अलग अलग मोमेंट लग रहा है। तो मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको रिजॉल्व करना होगा ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स का, वो क्या है, वो 90 डिग्री पे है क्या, नहीं है। तो आपको इसको ट्रांसफर करना होगा, ट्रांसफर करना होगा यहाँ पे। तो इसका एंगल थीटा है यहाँ पे 30 डिग्री, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है इसके बारे में। तो आपको यहाँ बोल सकते हो कि इस रेड वाले जो फोर्स को आप देख रहे हो ना, इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट, चलिए हाँ, पहला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तो रिजोल्यूशन मेथड से, तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से होने वाले हैं, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होने वाला है 3, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होने वाला है 3 cos 30, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ना 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे, ये कितना होने वाला है, ये 3 sin 30। तो आप एक चीज़ समझो ना, मैं मोमेंट की बात नहीं भी करूं तो आप ये बोल सकते हो, क्या ये फोर्स कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्या नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कभी भी किसी भी फोर्स को अगर आप कंसिडर करते हो और उसके लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अगर रोटेट, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट किया जा रहा है ना, उस पॉइंट से अगर पास करे, तो हम लोग बोलते हैं वो फोर्स किसी भी तरह का मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे आप इसको देख सकते हो, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो किसी तरह का मूवमेंट होगा नहीं होगा। मूवमेंट किसके चलते होगा, इसका कॉस इफेक्ट जो है 3 cos 30, इसके चलते मूवमेंट क्रिएट होगा। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप बात करोगे मूवमेंट के बारे में कि कितना मूवमेंट लग रहा है, तो अगर आप ये तीनों के मूवमेंट का समेशन करोगे ना, तीनों के चलते जितना मूवमेंट लगेगा उतना मूवमेंट इसका रिजल्टेंट अकेले लगाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये है,
मैं बोल रहा हूँ इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये है, तो इसका रिजल्टेंट जितना मोमेंट क्रिएट करेगा ना वो समेशन होगा ये तीनों के मोमेंट का। वेरिग्नॉस थ्योरम क्या बोलता है, फिर से समझ लेते हैं। अगर किसी बॉडी पे 1 2 3 4 5 बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, तो वो सारे फोर्सेस के चलते मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी कंसिडर कर लिया। चलिए मैं अब थोड़ा इरेगुलर बॉडी कंसिडर करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी कंसिडर कर लिया इस तरीके से। तो इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस अगर वर्क करें अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये सारे फोर्सेस के चलते जो मूवमेंट होगा ना, मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ एक फिक्स पॉइंट से, तो ये मूवमेंट का समेशन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स के चलते जो मूवमेंट है अबाउट पॉइंट ओ, उसके बराबर होने वाला है। सही है। दिस इज ऑल अबाउट वेरिग्नॉस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल के बारे में, ये बेसिकली आपको प्रिंसिपल याद रखना है और कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेरिग्नॉस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। और कभी कभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए ना इसका इस्तेमाल भी करते हैं, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट डेटा गिवन हो। तो उस तरह के क्वेश्चन आने के बाद हम लोग उसको देखेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं दो न्यूमेरिकल के बारे में, दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं मूवमेंट प्रिंसिपल से, ताकि हम लोगों को चीज़ें समझ में आए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है। A uniform plank ABC of weight 30 Newton and 2 meter long is supported at one end A and at point B 1.4 meter from A as shown in figure below। तो आपको कभी भी क्वेश्चन देख के, डायग्राम अगर गिवन है तो देख के समझना है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो आपको ये बताया गया है कि आपके पास ना एक प्लैंक है इस तरीके से, जैसा स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, और ये टोटल प्लैंक लेंथ कितना है, प्लैंक लेंथ है अगर आप ऐड करोगे ये 1.4, ये 0.6, टोटल लेंथ है 2 मीटर। और 1 मीटर ऑब्वियसली सीजी पॉइंट से डाउनवर्ड उसका वेट वर्क करता है ना। कभी भी मैं किसी बॉडी की बात कर रहा हूँ ना, तो बॉडी का वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ से लगता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से जो डाउनवर्ड लगता है। अगर एक बॉडी आप कंसिडर कर रहे हो, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बेसिक डेफिनेशन आपने पहले जाना होगा और इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ से डाउनवर्ड जो टोटल सीजी होगा इस पॉइंट पे वर्क करेगा। तो आपको गिवन है कि 30 न्यूटन लग रहा है 1 मीटर पे, और इस तरह का सिस्टम है, दो पॉइंट पे सपोर्टेड है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आगे आपको ये बोला गया है कि आप यहाँ देखोगे कि फाइंड द मैक्सिमम वेट W दैट कैन बी प्लेस्ड एट C एंड प्लैंक डज नॉट टॉपल। मतलब कि मैक्सिमम कितना लोड लगाया जा सकता है यहाँ पे। आप यहाँ जान रहे हो ना कि अगर ज़्यादा लोड, आप डायग्राम देख के जज कर सकते हो, ज़्यादा लोड यहाँ पे लगाएंगे, हम लोग ज़्यादा लोड लगाते हैं तो ये क्या होगा, ये बीम यहाँ से अनस्टेबल हो जाएगा, ये घूम जाएगा, रोटेशन शुरू हो जाएगा। तो पूछ रहा है आपसे ये कि कितना मैक्सिमम वेट यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आगे देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन के लिए मैंने डायग्राम को फिर से बनाया है, और इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको मोमेंट के कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। अब मोमेंट का कंसेप्ट क्या है, आपने मोमेंट के कंसेप्ट में देखा है कि मोमेंट क्या होता है। देखिए, किसी भी बॉडी के बारे में अगर आपको बताया जा रहा है ना, तो तीन चीज़ें हमेशा, कोई भी बॉडी अगर स्टेबल कंडीशन में है तो तीन चीज़ें हमेशा जो है ना, वो उसका जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होना चाहिए। अगर मैं 2 डायमेंशनल स्टेटस की बात करूं तो डेल एफ एक्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन 0 होना चाहिए। डेल सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, सिग्मा मोमेंट एक्स वाई जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी स्टेबल है। तो आपको यहाँ पे किस कंडीशन से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे वेट कैलकुलेट करना है कि कितना वेट यहाँ लगने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि पॉइंट बी को अगर आप कंसिडर करोगे ना, इस पॉइंट बी को, तो इस पॉइंट बी से एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करोगे आप, तो ये 1 मीटर है, ये 1.4 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हो गया 0.4 मीटर यहाँ से यहाँ तक। 0.4 मीटर के डिस्टेंस में 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो बीम को क्या ट्राई करेगा, बीम को ट्राई करेगा कि बीम इधर रोटेट हो। लेकिन बीम रोटेट होगी क्या, नहीं होगी, चूंकि यहाँ पे भी सपोर्ट है। लेकिन अगर आप इधर से, ऑब्वियसली ये 30 न्यूटन क्या कर रहा है, एक मोमेंट तो क्रिएट करेगा ना, मोमेंट इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा। तो आप यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हो, उतना फोर्स ही आप अप्लाई कर पाओगे जिसका मोमेंट इस मोमेंट के बराबर हो। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज,
इतने ही मोमेंट के बराबर का फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो उस डायरेक्शन से। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव ले लिया, तो -30 इंटू 0.4 प्लस W इंटू 0.6, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 0.6 है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना, स्टेबल कंडीशन के लिए। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 के इधर आ गया, 0.6 डिवाइड में आ गया, W इज इक्वल टू आ गया 20 न्यूटन। इसका मतलब ये कि अगर हम लोग 20 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स यहाँ पे लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये टॉपल हो जाएगा ये प्लांट, ठीक है, ये टॉपल नहीं होगा, ये स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया फर्स्ट प्रॉब्लम को, बेसिक सा प्रॉब्लम था, छोटा सा प्रॉब्लम था। आगे बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे लगाया हुआ है। आप सॉल्व करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। चलिए बात करते हैं अ यूनिफॉर्म व्हील ऑफ 600 mm डायमीटर। तो सबसे पहले व्हील के बारे में बताया गया, आपके स्क्रीन पे है। डाया कितना है इसका, डाया का मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर आप बात करोगे तो कितना है, ये है 600 mm, और इसके साथ आपको क्या दिया हुआ है, वेटिंग है कितना, 5 किलो न्यूटन। तो 5 किलो न्यूटन इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पे लगेगा 5 किलो न्यूटन। इसके साथ साथ और आपको क्या गिवन है कि 150 mm का ब्लॉक है यहाँ पे, है ना, इस यहाँ से यहाँ का ये जो डेप्थ है वो कितना है, 150 mm। आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है ना कि फोर्स P निकालिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स P, जो कि आप क्या चाहते हो ना कि 90 डिग्री के एंगल पे इसको खींचा जाए और ऐसे खींचें कि ये जो यहाँ पे व्हील है ना ये ऊपर आ जाए। तो वो मिनिमम फोर्स निकालना है P, कितना फोर्स लगाना होगा खींचने के लिए। और उसके बाद आप जान रहे हो ना कि जब भी कोई बॉडी क्या होती है ना, कोई बॉडी ऐसे ज़मीन पे रखी हुई है ना, तो बॉडी के लिए डाउनवर्ड में एक वेट लगता है और ऊपर में एक रिएक्शन लगता है ना। तो यहाँ पे जब आप इस पॉइंट पे, पॉइंट ए के अबाउट इसको क्या कर रहे हो, इसको यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये रिएक्शन भी आपको कैलकुलेट करना है। ये दो चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अब डायग्राम पे आते हैं और सॉल्यूशन को देखते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, P इधर डाउनवर्ड लग रहा है, इधर यहाँ पे W डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ पे P फोर्स लग रहा है, और इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे R रिएक्शन लग रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं इस ट्रायंगल को बाहर कर सकता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है ना, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कितना है, 150, टोटल कितना है 300। कैसे, क्योंकि टोटल यहाँ पे डायमीटर 600 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कितना है 300, और जब ये 300 है तो हम लोग यहाँ पे 300 में से 150 अगर आप माइनस करोगे तो ये कितना बचता है 150, और ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है जो कि 300 mm है। ओके, यहाँ तक है, और मैंने ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे। और ट्रायंगल बनाने के बाद अगर आपको ये दोनों मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप ये डिस्टेंस ए भी निकाल सकते हो। तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 300 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 260। कैलकुलेटर यूज करना है, कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अब अगर आपको मैं बताऊं कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, ये बोला गया ना आपको, तो उस कंडीशन में आपको बोला गया है कि किस मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स के बाद बॉडी मूव करने लगेगा। तो आप ये जानोगे कि मिनिमम मतलब कि मैक्सिमम किस अमाउंट ऑफ फोर्स तक बॉडी स्टेबल होगा। अगर हम लोग ये निकाल लें तो हम लोग बोलेंगे कि इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम लोग जो फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि कितना मैक्सिमम फोर्स तक बॉडी स्टेबल है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मोमेंट को इक्वेट कर सकते हैं। अब मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, क्योंकि बॉडी किससे मूव करेगा, इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट बॉडी मूव करेगा ना। बॉडी यहाँ से मूव करके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रोटेशन कहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट, ये पॉइंट के अलॉन्ग हो रहा है। तो हम लोगों को ए के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना है, सही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि आपने क्या करना है मोमेंट के लिए, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या है आपको क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को इक्वेट करना है, या फिर इसका आप सम भी कर सकते हो, अलजेब्रिक सम।
तो यहाँ पे आप लिखोगे P इंटू 300, P फोर्स इधर लग रहा है 90 डिग्री में, 300 का डिस्टेंस है, और उसके साथ इक्वल आप किसके करोगे 5 इंटू 260, चूंकि ये डिस्टेंस 260 के बराबर है, तो आपको यहाँ से P कैलकुलेट हो जाएगा। P इज इक्वल टू आप सॉल्व करोगे 4.33 किलो न्यूटन आ गया। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी रेजिस्टेड, और इससे थोड़ा भी ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो ये क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा, राइट। तो ये मैंने स्टेबल कंडीशन के लिए P कैलकुलेट कर लिया, और इससे ज़्यादा फोर्स के लिए स्टेबल नहीं है, तो इससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या शुरू हो जाएगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा। चलिए आगे रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल कितना, सॉरी रिएक्शन कितना लग रहा है। मैंने उसी ट्रायंगल को फिर से यहाँ बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। चलिए तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक रिजल्टेंट लग रहा है, यहाँ पे एक डाउनवर्ड लग रहा है, ये भी फोर्स भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। ये एंगल थीटा में मान रहा हूँ, थीटा भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा, तो ये भी एंगल थीटा बनने वाला है, चूँकि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर मैं बात करूं, अब ये सब ये थीटा कैसे हो रहा है, ये सब आपने बेसिक पहले क्लास 10 में पढ़ा हुआ होगा, तो इसीलिए मैं जस्ट इसको बताते रहूँ आपको। अब अगर आप बात करोगे कि मुझे क्या करना है, मुझे आर निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि फोर्स से आपको क्या मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये जो फोर्स है ये आर है, ध्यान से समझोगे तो ये इस आर का कौन सा कॉम्पोनेंट होगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, और ये कौन सा कॉम्पोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। तो आपके पास बॉडी क्या है ना, P इज इक्वल टू 4.33 किलो न्यूटन में क्या था, जब आपने कैलकुलेट किया P का वैल्यू कैलकुलेट किया और आपको वेट मालूम है, तो उस कंडीशन में आपका बॉडी क्या था, स्टेबल था। और स्टेबल बॉडी के कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ना रिजॉल्व करना है फोर्स को, ठीक है, रिजॉल्व करना है, क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, रिजॉल्व कर देता हूँ एक्स एंड वाई एक्सिस में, ठीक है, मैं कुछ नहीं किया, मैं एक्स वाई एंड वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इस आर के, ये जो आर आपको दिख रहा है ना, इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं। पहला इस डायरेक्शन में जो कि क्या होगा, थीटा यहाँ पे है तो आर कॉस थीटा, और दूसरा इस डायरेक्शन में जो क्या होगा, आर साइन थीटा, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो मैं अगर इसकी बात करूँ, ये फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो अगर आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में बात करोगे तो ये होगा P cos थीटा, और ये होने वाला है P sin थीटा, जो कि एंगल थीटा है, ओके। अब आपके पास दो तरीका है, पहला तो आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वेट कर दो, है ना, और दूसरा तरीका क्या है, वर्टिकल फोर्स को इक्वेट कर दो। उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, साइन थीटा कैलकुलेट कर लेता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/h, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा, तो 150/300, इसका मतलब 1/2, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 30 डिग्री, राइट। अब अगर आप मान के चलो कि इक्वेट करते हो ना, तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल को इक्वेट करके बता रहा हूँ। तो आप देखो हॉरिजॉन्टल में आपके पास कितने फोर्सेस हैं, पहला फोर्स ये है r cos थीटा, दूसरा फोर्स कौन सा है, r sin थीटा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बॉडी स्टेबल है, इसका मतलब क्या, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, r cos थीटा इज इक्वल टू P sin थीटा कर दिया, और मैं यहाँ से r इज इक्वल टू P sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पता है, तो P इज इक्वल टू आ गया, सॉरी R इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 2.5 किलो न्यूटन। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप वर्टिकल फोर्स को इक्वेट कर सकते हो। तो वर्टिकल फोर्स के लिए आप क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि वर्टिकल में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। पहला ये देखो, ये कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड, ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड, और ये कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड। तो दोनों तरफ के अपवर्ड को एक साथ लिखोगे और डाउनवर्ड को एक साथ लिखोगे, और आप जब इसको सॉल्व करोगे, P की वैल्यू पता है, cos थीटा पता है, sin थीटा पता है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। तो आप ये दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, आसान ये है, इसीलिए आपको इसको पिक करना है। और एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है, बेसिकली जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सॉल्व करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन के ना एक फिक्स पैटर्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आपने सर्कल के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया, बेसिकली व्हील आपने सॉल्व किया, तो एग्जाम में आपको व्हील के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए इसी कंसेप्ट को आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं सब तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपके पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो, और इसके बाद हम लोग जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी मोमेंट्स पे और सॉल्व करेंगे और डिटेल्स में देखेंगे। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और क्या करते हैं, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ किसी भी तरह की कोई डाउट्स हैं, देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जा सके। आज के क्लास के लिए इतना ही था। कल के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल थोड़ा और सॉल्व करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं।
तो देन हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।